हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपना एक बेहतरीन टॉपिक डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम था डिटर्मिनर्स। और डिटर्मिनर्स के काफी कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स को हम कंप्लीट कर भी चुके थे और इसी के अंडर में हम डिटर्मिनर टॉपिक को, आर्टिकल्स को और इनको सबको कंप्लीट कर रहे थे। आर्टिकल्स हम कंप्लीट कर चुके थे और ऑलमोस्ट डिटर्मिनर भी हमारा कंप्लीट हो चुका था। और लास्ट क्लास में हमने कुछ अपने बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था और वो कॉन्सेप्ट्स थे जैसे कि एक जैसा अर्थ रखने वाले कई शब्द हमारे पास होते हैं, लाइक सेवरल, वेरियस, मेनी, अलॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, इस तरीके के हमने कुछ शब्द पढ़े थे। तो इन सभी शब्दों को एक बार जब हम सुनते हैं या पढ़ते हैं तब तो हमें लगता है कि ये एक जैसा अर्थ रखते हैं, लेकिन क्या वास्तव में इन सबका एक जैसा अर्थ होता है? क्या वास्तव में एक जैसा अर्थ होगा भी अगर मान लो तो इनका क्या यूज एक जैसा होता है? अगर नहीं है तो इनमें क्या डिफरेंस है, वो सब हमें डिस्कस करना था, जिसमें हम इनके डेफिनेशन के साथ और इनके कॉन्सेप्ट्स को तो मैं आपको बता चुका था। और लास्ट क्लास में समय की मांग को देखते हुए इसके एग्जाम्पल्स हम नहीं कर पाए थे और आज की क्लास में हम इसके एग्जाम्पल्स को देखेंगे। तो एक बार मैं वापस आप लोगों के सामने वो कॉन्सेप्ट्स एक बार शो कर देता हूं कि लास्ट में हमने क्या पढ़ा था, उसे कंप्लीट करते हैं हम। ठीक है, तो देखिए लास्ट में हमने क्या डिस्कस किया था। आई थिंक ये हमारा कंसेप्ट था। क्लियर? एक बार और आप इसे देख लीजिए अच्छे तरीके से। यही था। तो इसमें सबसे पहला वर्ड हमारा क्या था? मैनी था। क्या था सबसे पहला वर्ड? मैनी था। और मैनी के साथ हमने क्या कंसेप्ट डिस्कस किया था कि नॉट एनी ऑफ द बिलो मेंशन्ड कंडीशंस, कि यानी इनमें से, यानी नीचे जो दी गई कंडीशंस हैं उनमें से किसी भी कंडीशन का प्रयोग अगर वाक्य में नहीं होता तो हम मैनी का प्रयोग करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपको ध्यान हो तो मैनी को और इनको पढ़ भी चुके थे। तो मैनी का क्या यूज होता है, मैनी अ और एन का क्या यूज होता है, ये भी हम डिस्कस कर चुके थे। तो इनमें क्या डिफरेंस होता है ये आपको मैं बता चुका था कि मच और मैनी जो है सामान्यतः इतने गलत तरीके से पढ़े जाते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि मच और मैनी दोनों का यूज किया ही इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेज में किया जाता है, यानी उसमें प्रयोग होता है इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेज में। अफर्मेटिव सेंटेंसेज में तो केवल एक कंडीशन आती है जब हम इसका प्रयोग यानी मच और मैनी का प्रयोग करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेज में। केवल कब? जब इनका प्रयोग वर्ब से पहले किया जा रहा हो। कहां किया जा रहा हो? वर्ब से पहले किया जा रहा हो, केवल तभी हम इनका प्रयोग अफर्मेटिव में कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। क्लियर है? तो ये हमारा कंसेप्ट था। सेवरल सेम टाइप ऑफ को रिप्रेजेंट करता है, जबकि वेरियस जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ को रिप्रेजेंट करके बताता है। अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ की अगर हम बात करते हैं तो ये सफिशियंट जैसे होते हैं लेकिन नॉट एज रिक्वायर्ड, लेकिन जितनी हमें जरूरत थी उतने नहीं होते, ये सफिशियंट होते हैं यानी काम चलाया जा सकता है। प्लेंटी ऑफ जो होता है सीम्स मोर देन रिक्वायर्ड, यानी जितना हमें जरूरत है उससे भी ज्यादा हमें लगते हैं दिखने में तो, लेकिन जब हम उसका यूज करते हैं तो पता लगता है कि वेरी लिटिल, ये तो बहुत ही कम है, या कह सकते हैं कि इससे तो पूर्ति ही नहीं हो सकती। और अगला जो है अ गुड नंबर ऑफ, ये सफिशियंट होता है या फिर कह सकते हैं एज पर रिक्वायर्ड, जितनी जरूरत है उतना ही है। और फिर उसके बाद आता है अ गुड नंबर ऑफ, के बाद में है ग्रेट नंबर ऑफ, जिसे हम कहेंगे मोर देन रिक्वायर्ड, यानी जितनी जरूरत है उससे भी ज्यादा जो होता है उसको ये रिप्रेजेंट करके बताता है। एंड आफ्टर इट इनफ, दैट इज रिलेटेड टू सफिशियंट सिचुएशन, यानी सफिशियंट सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है। इनके एग्जांपल्स कैसे होते हैं उसे मैं आपको एक बार यहां पर लिखकर बता देता हूं, जिससे कि आपके इजीली समझ में आ जाए। ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आपको एक सेंटेंस लिखवाया गया, देयर आर फिशेज इन ओशंस। ये एक सेंटेंस लिखा गया। एक सेंटेंस आपको लिखकर दिया गया, देयर आर फिश इन माई एक्वेरियम एंड some of them are एंजल फिश, इसको हम यहां फिशेज करेंगे। और फिर आया आपका यहां पर देयर आर फिश इन माई एक्वेरियम एंड
ऑल ऑफ देम आर गोल्ड फिश। ठीक है, ये आपका सेंटेंस दिया गया। इसके अलावा ये दिया गया देयर आर बुक्स इन दिस लाइब्रेरी so I need to buy only some from market। ये लिख कर दिया गया। अगला है देयर आर books in this library but I need to buy a lot of from मार्केट। अगला सेंटेंस है देयर आर बुक्स इन दिस लाइब्रेरी so I need not buy any from market। और एक सेंटेंस है देयर आर बुक्स इन दिस लाइब्रेरी so I need not buy any from market and you can also take some। ये आपके कुछ सेंटेंसेज हैं। इन सेंटेंसेज को कंप्लीट करते हैं हम और फिर पता लगेगा कि इन शब्दों का प्रयोग कैसे किया जाता है। पहला सेंटेंस है देयर आर फिशेज इन ओशंस। यहां हम ओशंस की बात कर रहे हैं, यानी महासागरों की बात कर रहे हैं। महासागर शब्द आ रहा है और उसके साथ शब्द आ रहा है क्या? फिशेज, यानी मछलियां। आपको क्या इस सेंटेंस को पढ़ने से यह पता लग रहा है कि यहां जितनी जरूरत है उतनी सफिशिएंट, या ऐसा कुछ पता लग रहा है? ऐसा कुछ हम बताना ही नहीं चाहते। यहां हम बताना चाहते हैं कि महासागर जो हैं उनमें एक ही तरह की मछलियां रहती हैं या अनेक प्रकार की मछलियां रहती हैं। तो हमारा कहने का अर्थ है कि महासागरों में तो बहुत ही प्रकार की मछलियां रहती हैं। तो डिफरेंट टाइप्स या सेम टाइप्स ऑफ की बात कर रहे हैं हम। तो इजीली आप कह सकते हैं इन दिस सेंटेंस वी वांट टू रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ की बात जब हम यहां कर रहे हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ के लिए आप यहां जो यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे? वेरियस का यूज करेंगे दोस्तों। किसका यूज करेंगे भाई? वेरियस का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में स्पष्ट पता लग रहा है कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ की बात कर रहे हैं। अगला सेंटेंस देखिए, देयर आर ब्लैंक फिशेज इन माई एक्वेरियम एंड सम ऑफ देम आर एंजल फिश। अब यहां पर आप कह रहे हैं देयर आर ब्लैंक फिशेज इन माई एक्वेरियम, मेरे एक्वेरियम में कुछ यानी मछलियां हैं। वो कैसी हैं, क्या हैं? उसमें आपने आगे कह दिया सम ऑफ देम आर एंजल फिश। उनमें से कुछ जो हैं वो एंजल फिश हैं। कैसी हैं? एंजल फिश हैं। तो कुछ एंजल फिश जब हैं तो उस कंडीशन में यानी डेफिनेटली कुछ एंजल फिश हैं तो कुछ दूसरे टाइप की होंगी। तो या सेम टाइप्स ऑफ की बात कर रहे हैं या डिफरेंट टाइप्स ऑफ की बात कर रहे हैं? तो ऑब्वियसली यहां भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ की बात हो रही है, क्योंकि कुछ तो है एंजल फिश, कुछ और भी टाइप्स की हैं। तो डिफरेंट टाइप्स की मछलियां वहां मौजूद हैं। तो यहां पर भी हम यूज कर लेंगे किसका? वेरियस का यूज करेंगे। लेकिन अगले वाक्य को थोड़ा सा अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो पता लगेगा देयर आर ब्लैंक फिश इन माई एक्वेरियम एंड ऑल ऑफ देम आर गोल्ड फिश।
यानी सभी की सभी जो हैं वो कैसी हैं, गोल्ड फिश हैं। तो यहां पर सबकी सब जब गोल्ड फिश हैं तो यहाँ डिफरेंट टाइप्स है या सेम टाइप्स ऑफ है, तो ऑब्वियसली या सेम टाइप्स ऑफ की बात कर रहे हैं, तो हमें सेंटेंस में पता लग रहा है कि या सेम टाइप्स ऑफ की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों हम यहां यूज जो करेंगे वो किसका यूज करेंगे, सेवरल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे भाई, सेवरल का यूज करेंगे, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। क्लियर है। लेकिन अगला सेंटेंस आप देखेंगे तो आप देखिएगा, देयर आर ब्लैंक बुक्स इन दिस लाइब्रेरी सो आई नीड टू बाई ओनली सम फ्रॉम मार्केट। यहां पर एक शब्द दिया गया है, विशेष शब्द है ओनली सम, यानी इस लाइब्रेरी में बुक्स तो हैं, कितनी है क्या है उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करेंगे कि आपको कुछ खरीदनी पड़ रही है, लेकिन केवल कुछ खरीदनी पड़ रही है। तो इसको जब हम इधर लेकर चलते हैं तो पता लगता है सफिशिएंट, यानी काम चलाया जा सकता है, लेकिन उतनी नहीं जितनी की हमें जरूरत है। और इस कंसेप्ट को रिप्रेजेंट कौन करता है, अ लॉट ऑफ एंड लॉट्स ऑफ, यहां पर इसे रिप्रेजेंट करके बताता है। तो इसको जब हम देखते हैं तो आप यह ध्यान दीजिएगा कि अब यहां इस सेंटेंस की बात करें तो यहां पर बुक्स इस लाइब्रेरी में है तो सही, लेकिन कितनी है, इतनी कि मैं काम चला सकता हूं भले ही, लेकिन फिर भी मुझे कुछ, तो ज्यादा नहीं, कुछ मार्केट से खरीदनी पड़ेंगी। और जब कुछ मार्केट से खरीदनी पड़ेंगी तो ऐसे सेंटेंस में हमें यूज करना पड़ता है किसका, अ लॉट ऑफ का, या फिर आप यूज कर लें किसका, लॉट्स ऑफ का। दोनों समान कंसेप्ट को रिप्रेजेंट करते हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, अगला कंसेप्ट देखिए, देयर आर ब्लैंक बुक्स इन दिस लाइब्रेरी बट आई नीड टू बाई अ लॉट ऑफ फ्रॉम मार्केट। शब्द ही उसने दे दिया, अ लॉट ऑफ, बुक्स तो है, अब सारी की सारी बुक्स तो नहीं खरीदनी पड़ रही हैं, तो आप वहां नेगेटिव वर्ड उस टाइप का तो लगा नहीं सकते भाई इसमें लाइब्रेरी में मेरे लायक कोई भी किताब नहीं है, नो बुक तो आप लिख नहीं सकते। तो यानी यहां आप नो बुक तो कब लिखते, जब आप कहते हैं नीड टू बाई ऑल फ्रॉम द मार्केट, यानी ऑल फ्रॉम मार्केट जब आप बोलते सारी की सारी मुझे मार्केट से खरीदनी पड़ रही हैं, तब तो आप वहां शब्द कोई और लगा देते। लेकिन ये सारी बुक्स नहीं खरीदनी पड़ रही हैं, सभी बुक्स नहीं खरीदनी पड़ रही हैं, जितनी जरूरत है उनमें से अ लॉट ऑफ, ज्यादातर बुक्स खरीदनी पड़ रही हैं। और ज्यादातर बुक्स जब खरीदनी पड़ रही हैं तो इस कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक शब्द आता है कि जो दिखने में तो ऐसा दिखे, अरे भाई लाइब्रेरी इतनी बड़ी, इसमें इतनी सारी बुक्स हैं, लेकिन जब पता लगा रियलिटी का कि हमारे काम की तो इसमें कुछ ही निकली हैं, ज्यादातर तो हमें मार्केट से ही खरीदनी पड़ेंगी। तो दोस्तों ऐसे कंसेप्ट के लिए हम वहां यूज करते हैं किसका, प्लेंटी ऑफ का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, प्लेंटी ऑफ का यूज करते हैं। अगला कंसेप्ट देखिए, देयर आर ब्लैंक बुक्स इन दिस लाइब्रेरी सो आई नीड नॉट बाई एनी फ्रॉम मार्केट। अब मुझे मार्केट से कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। अब मार्केट से कोई भी बुक खरीदने की जरूरत यदि नहीं है तो इसका मतलब आपके पास उतनी ही है जितनी आपको जरूरत है। और इस कंसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है आपका कौन, गुड नंबर ऑफ। क्या रिप्रेजेंट करता है, अ गुड नंबर ऑफ रिप्रेजेंट करता है। यह आपको विशेष ध्यान रखना है। क्लियर कंसेप्ट। अगला वाक्य देखिए, देयर आर ब्लैंक बुक्स इन दिस लाइब्रेरी सो आई नीड नॉट बाय एनी फ्रॉम मार्केट। मुझे तो मार्केट से खरीदनी ही नहीं पड़ रही, यानी मेरा काम तो चल ही रहा है। साथ में कह रहा है यू कैन ऑल्सो टेक सम, और तुम भी कुछ ले सकते हो। इसका मतलब जितनी जरूरत है उससे ज्यादा वहां अवेलेबल है। तो उस कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है हमारा कौन, ग्रेट नंबर ऑफ। कौन बताता है भाई, अ ग्रेट नंबर ऑफ रिप्रेजेंट करके बताता है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो अ ग्रेट नंबर ऑफ जब रिप्रेजेंट करके बताएगा तो सेंटेंस में क्या पता लगेगा कि यहां बुक्स या कोई भी नाउन या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो इतना है जितनी जरूरत है उससे भी ज्यादा। इसीलिए तो आप कह रहे हैं किसी को कि तुम भी अगर चाहो तो ले सकते हो। तो उस कंसेप्ट को जब रिप्रेजेंट किया जा रहा है इसीलिए हम यहां अ ग्रेट नंबर ऑफ का यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, शब्द तो सभी के सभी बहुत ज्यादा कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी नंबर में अगर बात करें या क्वांटिटी में बात करें तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी या नंबर को रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन उन सभी शब्दों में आपस में क्या डिफरेंस होता है ये आपका क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट, ये विशेष याद रखिएगा। तो ये इन सभी शब्दों में डिफरेंस है जो मैंने आपको लिखवाए थे। अब इनमें से किसी भी कंडीशन का आपको पता नहीं लगता है यदि, और सेंटेंस इंटरोगेटिव और नेगेटिव यदि है, तो आप उस सेंटेंस में मच का या मैनी का यूज करेंगे। जब कभी भी किसी भी कंडीशन का पता नहीं लगता है कि ना तो यहां पर हमें पता लगे सेम कैटेगरी है, ना हमें पता लगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैं, ना हमें पता लगे कि जरूरत है उतनी है या जरूरत से कम है, जरूरत से बहुत कम है या जरूरत से ज्यादा है,
ऐसा वाक्य में कुछ भी कंसेप्ट जब हमें पता नहीं लगता, माय डियर, वी हैव टू यूज मच और मेनी इन दैट सेंटेंस इफ सेंटेंस इज इंटरोगेटिव और नेगेटिव। अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव और नेगेटिव है तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। क्लियर कंसेप्ट? तो यही आपको कंसेप्ट क्लियर रखना है। अब इसके बाद में आता है आपका अगला कंसेप्ट, बेहतरीन कंसेप्ट है आपके डिटरमिनर्स की कैटेगरी में, और वो है फ्यू सीरीज एंड लिटिल सीरीज। तो फ्यू सीरीज और लिटिल सीरीज आपको क्या बताती हैं, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। कैसे डिस्कस करेंगे इसको आप समझिएगा अच्छे प्रकार से, ठीक है। तो यहां पर हम देखिए लिख रहे हैं फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू, ठीक है। ये आपको अच्छे प्रकार से पता है, इनका यूज जो होता है वो होता है किसके साथ, काउंटेबल नाउन, और काउंटेबल में भी नाउन होनी चाहिए, कैसी, प्लूरल नाउन होनी चाहिए, तभी आप इसका यूज कर सकते हैं, अदरवाइज यूज नहीं कर सकते, विशेष ध्यान रखना है। और माय डियर अगला कंसेप्ट है आपका कौन सा, लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल। अब इसमें थोड़ी सी समस्या है। क्या समस्या है कि कहने को तो फट से आपको डिटरमिनर पढ़ाते टाइम पर यह बता दिया जाता है कि लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल ये ऐसे शब्द हैं जो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं, और इसी चीज का खामियाजा आपको एग्जाम में भुगतना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जरूरी थोड़ी है, आपको पूरा कंसेप्ट जब नहीं बताएंगे तब तो खामियाजा ही भुगतना पड़ता है। तो वास्तविकता क्या है इसको समझ लेना एक बार कि लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का वास्तविक कंसेप्ट क्या है, कि जब भी आप किसी नाउन की क्वांटिटी जब बताना चाहेंगे तब तो ये लेती है अपने साथ कौन सी, अनकाउंटेबल नाउन लेती है, केवल तब लेती है ये अनकाउंटेबल नाउन। जब आप क्या बताना चाहें, क्वांटिटी बताना चाहें, तभी आप इसके साथ अनकाउंटेबल नाउन लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगा सकते, ये विशेष ध्यान रखिएगा आप। क्लियर? तो फिर आप कहेंगे तो सर अनकाउंटेबल तो लगती है इसके साथ, काउंटेबल कब लगती है, क्यों नहीं लगती काउंटेबल? मैं एग्जांपल बताऊंगा अभी आपको। तो देखिए काउंटेबल नाउन के साथ जब इसका प्रयोग किया जाता है, अब काउंटेबल में भी ध्यान रखिएगा, काउंटेबल में भी सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट नहीं है कि केवल सिंगुलर के साथ लगती है, केवल प्लूरल के साथ लगती है, दोनों के साथ लग जाती है समान रूप से, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर कैसे इसका प्रयोग होता है, तो देखिए जब काउंटेबल नाउन के साथ लगेगी तो इसका मतलब होगा स्मॉल इन एज और साइज। कोई भी नाउन जब एज में या साइज में जब छोटी होती है तो उसके लिए लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल लगता है। छोटे बच्चों के लिए आपने यूज नहीं करते क्या? हाँ, लिटिल बॉय, आप जो स्टोरी आप पोएम पढ़ा करते थे बचपन में, बाबा बाबा ब्लैक शीप, हैव यू एनी वूल, यस सर यस सर, उसमें नहीं आता लिटिल बॉय, तो लिटिल वर्ड आ तो रहा है बॉय शब्द के साथ, तो बॉय अनकाउंटेबल नाउन है क्या? आप खुद सोच कर देखिए। छोटे छोटे बच्चे स्टेज पर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अपनी डांस कर रहे हैं, और उनके लिए आप उनका उत्साहवर्धन करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए जनरली एंकर जो होता है वो क्या कहता है, दीज लिटिल एंजल्स आर परफॉर्मिंग सो वेल, कि ये लिटिल एंजल्स जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ये परफॉर्म कर रहे हैं बहुत अच्छे से। तो लिटिल एंजल्स, तो एंजल तो जो है वो काउंटेबल है, तभी तो एंजल्स बनाया है हमने, और उसके साथ लिटिल वर्ड लग रहा है, कहां दिक्कत है? तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा सेंटेंस क्या कहता है आपसे उसके अकॉर्डिंग पहचानना है। अब आपके दिमाग में अगर सिर्फ एक बात भर दी जाए कि लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल ये आपके अनकाउंटेबल के साथ लगते हैं, अरे द लगने से क्या हो गया, द लिटिल अगर आ गया, ये द लिटिल है तो द का तो मतलब क्या हो जाता है कि डेफिनिट सिचुएशन है? जब आप कहें द लिटिल बॉय whom you taught yesterday, the little boy whom you taught yesterday has come today, वो आज आ चुका है वापस, है? तो आप कहेंगे वो छोटा लड़का जिसको तुमने कल पढ़ाया था वो आज वापस आ गया है। तो द लिटिल बॉय लिखना गलत है क्या? क्यों? क्योंकि डेफिनेट बना रहे हैं, आर्टिकल हम पढ़ चुके हैं पहले ही, और आर्टिकल दी का, आर्टिकल और एन का यूज भी हम समझ चुके हैं, तो फिर क्यों कंफ्यूजन होता है? अब वो कंफ्यूजन तो ऑब्वियसली आपके मन में भी पैदा किया जाता है ना, कि लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल अनकाउंटेबल के साथ आप जनरली देख लीजिएगा, ज्यादातर क्लासेज में, बुक्स में यही कंसेप्ट बताया जाता है। तो इसलिए आंख बंद करके विश्वास न करें और उसे प्रॉपर तरीके से समझें। जैसे कि हमने सम और एनी का भी पढ़ा था, ऑल का भी पढ़ा था कि ऑल के साथ में आप प्लूरल नाउन लगाते हैं, अनकाउंटेबल भी लगाते हैं, और काउंटेबल में सिंगुलर भी लगाते हैं, लेकिन मीनिंग चेंज हो जाता है सेंटेंस का, क्या कंसेप्ट हो जाता है वहां पर।
सम का प्रयोग आज तक हम प्लूरल के साथ करते आए थे, लेकिन सिंगुलर का यूज भी किया था ना। एनी का सिंगुलर के साथ हम यूज करते तो आए हैं, आज तक खूब सेंटेंस बनाए, लेकिन प्लूरल के साथ भी यूज किया था हमने। तो इसलिए प्रॉपर तरीके से आप समझिएगा। पहले तो मैं इस कंसेप्ट को, ये जो काउंटेबल का कंसेप्ट है ना, इसको आपको रिप्रेजेंट करके बता देता हूं कि इसका मतलब क्या है। जैसे अ लिटिल मिल्क is available in this pot. In this sentence we are using this word a little with the word milk, that is uncountable noun. It means this word is being used to indicate quantity. यानी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर। लेकिन अगर मैं सेंटेंस आपको ये लिख कर दे दूं, a little boy is waiting for you outside the office. अगर ये सेंटेंस मैंने आपको लिख कर दिया कि a little boy is waiting for you, we are using this word a little with the word boy, तो गलत है क्या ये सेंटेंस? यहां हम कहना ही नहीं चाहते, हम क्वांटिटी थोड़ी बताना चाह रहे हैं। क्वांटिटी जब बताएंगे तो अनकाउंटेबल नाउन आएगी, लेकिन यहां तो हम बताना ही क्या चाह रहे हैं कि वो कोई छोटा लड़का है, कद में छोटा है या उम्र में छोटा है, उसकी बात कर रहे हैं कि वो ऑफिस के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। गलत है ये सेंटेंस कोई? तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, आंख बंद करके किसी पे विश्वास नहीं करना। एक सेंटेंस मैंने जो आपके लिए अभी बोला था, द लिटिल बॉय the little boy that you taught yesterday has come again. ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस में हम यूज कर रहे हैं किसका? द लिटिल का यूज कर रहे हैं किसके साथ? बॉय के साथ यूज कर रहे हैं। काउंटेबल नाउन है तो सही है, और सिंगुलर भी है तो कोई बड़ा इशू भी नहीं है ऐसा कि भाई ये गलत है कि सही है। आप सिंपल अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये सेंटेंस कैसा है आपका, बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती थोड़ी है इस सेंटेंस में। तो विशेष ध्यान रखिएगा कि कोई भी सेंटेंस जो है वो गलत और सही बनता है किसके अकॉर्डिंग बनता है? वो सेंटेंस बनता है आपके यूज के आधार पर, कि आप यूज उसका किस प्रकार से कर रहे हैं। माय डियर, दिस सेंटेंस इज कंप्लीटली करेक्ट। ये सेंटेंस पूर्ण रूपेण कैसा है? बिल्कुल सही है, और इस सेंटेंस में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है, ये आप विशेष ध्यान रखिएगा। बढ़े आगे अब, तो ये चीज आपकी क्लियर हुई। अब मैं आपको, अब देखा इस चीज में हमें एक कंसेप्ट पता लगा कि यहां हम जब फ्यू ऑफ यू द फ्यू से नंबर को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे और लिटिल अ लिटिल द लिटिल से हम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, तो क्या कंसेप्ट आता है? तो इसमें कंसेप्ट क्या चलता है? फ्यू और लिटिल एक जैसे होते हैं, अ फ्यू और अ लिटिल एक जैसे होते हैं, और द फ्यू और द लिटिल एक जैसे होते हैं। एक जैसे होने का मतलब क्या है? सिर्फ इसमें नाउन का डिफरेंस आता है, वरना रूल्स जो होते हैं वो दोनों के सेम होते हैं। कहने का मतलब है जिस कंडीशन को फ्यू फॉलो करता है उन्हीं रूल्स को और उन्हीं कंडीशंस को लिटिल फॉलो करता है। जिन रूल्स और कंडीशंस को अ फ्यू फॉलो करता है उन्हीं को अ लिटिल फॉलो करता है, और जिन रूल्स और कंडीशंस को द फ्यू फॉलो करता है उन्हीं को द लिटिल फॉलो करता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह कि इनकी फिक्स मैं आपको बता दूं कि लिटिल और फ्यू का प्रयोग वाक्य में टोटल 3 प्रकार से किया जाता है। मुख्य रूप से 3 प्रकार से इसके वाक्य बनते हैं। कौन से वाक्य बनते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। और दूसरा, अ फ्यू और अ लिटिल के 2 प्रकार के वाक्य बनते हैं, और द फ्यू और द लिटिल के 1 प्रकार का वाक्य बनता है। तो टोटल हो गए आपके 6 टाइप के सेंटेंसेस बनते हैं इनसे, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्लियर? तो चलिए एक बार देख लेते हैं हम यहां कि किस तरीके से इनका यूज होगा। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो होगा हमारा, हम यहां डिस्कस कर लेते हैं किसके बारे में? फ्यू और लिटिल के बारे में। ठीक है, फ्यू और लिटिल को हम यहां डिस्कस करेंगे कि इनके क्या क्या कंसेप्ट हैं हमारे पास, जिसके अकॉर्डिंग हम इन्हें एक सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। तो देखिए एक तरीका समझना आप यहां, फ्यू और लिटिल जो होते हैं, पहली बात तो यह है नेगेटिव इन इटसेल्फ। अपने आप में ही कैसे होते हैं ये?
नेगेटिव होते हैं। कैसे होते हैं? नेगेटिव होते हैं, जिनका अर्थ होता है न के बराबर। क्या अर्थ होता है? न के बराबर। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान से समझना है आपको। न के बराबर हो सकता है लेकिन जीरो नहीं है भैया। न होना, नहीं होना, वो तो होता है जीरो। फ्यू और लिटिल जीरो नहीं है, लेकिन जीरो से इतने से ज्यादा है कि उनसे कोई काम भी हमारा या कह सकते काम भी नहीं सध सकता या काम भी पूरा नहीं हो सकता, इतने कम है वो। तो न के बराबर है कि नहीं भी होता तो क्या फर्क पड़ जाता। जैसे कहते हैं ना ऊंट के मुंह में जीरा, तो ऊंट के मुंह में जीरा का मतलब क्या है कि न के बराबर। काम क्या चले, ऊंट के मुंह में जीरा आप डाल दो तो जीरे का मतलब है, जीरे का मतलब ये नहीं है कि 1-2 किलो तुलवा कर वो डाल दो, सर है तो जीरा ये भी नहीं, नहीं। जीरे का मतलब है जीरे का एक दाना। जीरा ही वहां सेलेक्ट क्यों किया? क्यों? क्योंकि आप देखिए सौंफ, देखिए सौंफ का प्रयोग कर लेते, कुछ और प्रयोग कर लेते, लेकिन सौंफ का दाना तो फिर भी मोटा होता है। जीरा जो होता है वो बिल्कुल बारीक होता है। तो फिर ऊंट के मुंह में, इतने बड़े जानवर के मुंह में वो जीरा हमने रखा, तो वो कैसी कंडीशन को रिप्रेजेंट करे? अब जीरो तो नहीं बोल सकते ना हम कि जीरो है, बिल्कुल शून्य है, यहां पर कुछ भी नहीं है। अरे है तो सही, कोई कह देगा कैसे नहीं है, शून्य थोड़ी है, जीरा तो रखा हुआ है। लेकिन जीरा है भी क्या? वो नहीं भी होता तो क्या हो जाता, और होने से उसने क्या कर लिया। कहते हैं ना अपने गांव में जनरली, कोई किसी को मान लीजिए कोई खाने के लिए चीज देता है और फिर वो कहता है कि इसको खाने के बाद में तो मेरे दाढ़ दांतों में ही अटक जाएगा, क्या फायदा इसका। तो दाढ़ दांतों में अटक जाना, इसका मतलब है कि वो न के बराबर है, पूर्ति होने लायक नहीं है, या कह सकते हैं कि उसका स्वाद भी नहीं आएगा हमारी जीभ को। तो क्यों? क्योंकि दाढ़ और दांत में अटक जाएगा। इसको कहते हैं न के बराबर। और यही कंसेप्ट बस आपको ध्यान रखना है। तो इसका मैं आपको सीक्वेंस वाइज यहां पर एक कंसेप्ट बता दूं कि इसका मतलब न के बराबर होता है तो क्या अर्थ होता है। तो ए पॉइंट जो होता है, सबसे पहली बात तो आप ध्यान रखिएगा, सेंटेंस में जब वेरी का प्रयोग किया जाता है तो इसके प्लस में या तो फ्यू लगता है और या फिर क्या लगता है, लिटिल लगता है। वेरी के बाद अगर डिटरमिनर हमें फिल करना है तो फ्यू और लिटिल, क्योंकि वेरी वर्ड भी जब शब्द के साथ लगेगा तो वो या तो उसकी स्थिति को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है या बहुत ज्यादा कम कर देता है। जैसे वेरी इंटेलिजेंट, अरे भाई इंटेलिजेंट तो है लेकिन बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। वेरी टैलेंटेड, तो टैलेंटेड है, बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। और वेरी डल, तो डल भी है तो कैसा है, बहुत ज्यादा डल है, बहुत ज्यादा कमजोर है। तो यानी किसी की पोजीशन को बिल्कुल कम भी कर देता है तो बढ़ा भी देता है। तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग वेरी के साथ हम यूज करते हैं क्या, फ्यू और लिटिल का यूज करते हैं। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, पिन पॉइंटेड आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वेरी आएगा तो सेंटेंस में नाउन देख लेना, काउंटेबल प्लूरल नाउन है तो फ्यू और अनकाउंटेबल है तो लिटिल आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा आप, वेरी flowers in this word are so beautiful as rose is. In this sentence, my dear, we are using this word very and after it we are using flowers, that is a plural noun. flowers यूज कर रहे हैं जो कैसी नाउन है, प्लूरल नाउन है, और इससे पहले यूज कर रहे हैं हम किसका, वेरी का यूज कर रहे हैं हम वेरी का यूज। तो वेरी का यूज जब हम कर रहे हैं तो वेरी के साथ तो आप फ्यू या लिटिल लगाते हैं, लेकिन यहां पर प्लूरल नाउन है इसलिए किसका यूज हो जाएगा, फ्यू का यूज हो जाएगा और हो जाएगा वेरी फ्यू फ्लावर्स इन दिस वर्ड। तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप किसका प्रयोग करेंगे, फ्यू का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर मान लो सेंटेंस आपको कुछ इस प्रकार से दे दिया जाए कि वेरी इज अवेलेबल इन दिस शॉप, ये आपको सेंटेंस दिया गया। इन दिस सेंटेंस अगेन वी आर यूजिंग दिस वर्ड वेरी एंड आफ्टर इट वी आर यूजिंग दिस वर्ड मिल्क, दैट इज एन अनकाउंटेबल नाउन, जो कि कैसी नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। एंड माय डियर, विद अनकाउंटेबल नाउन वी ऑलवेज यूज लिटिल इफ वी आर यूजिंग द वर्ड वेरी इन स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस और बिफोर द वर्ड दैट इज बीइंग यूज्ड एज अ डिटरमिनर। अगर जिस शब्द का प्रयोग डिटरमिनर के रूप में किया जा रहा है उससे पहले अगर वेरी आ जाए तो फिर वहां पर लिटिल या फ्यू ही आता है। लेकिन यहां चूंकि अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए किसका प्रयोग होगा, लिटिल का प्रयोग हो जाएगा। यह है आपका फ्यू और लिटिल का पॉइंट ए।
जिसमें हमें ध्यान होना चाहिए कि वेरी का प्रयोग होने पर हम किसका प्रयोग करेंगे, फ्यू का और लिटिल का। पहली बात। अगली कंडीशन है आपके पॉइंट बी को मानते हुए, पॉइंट बी को मानिएगा आप, और पॉइंट बी जो है वो क्या कहता है इसको मैं आपको समझाऊंगा। ये आपकी बोली भाषा को सुधारने वाला पॉइंट भी मान सकते हो आप इसे। जनरली हम जल्दीबाजी में बोल देते हैं ना, अरे सर हमारी एग्जाम नजदीक है, हमारे पास टाइम नहीं है। अरे टाइम क्यों नहीं है? टाइम का मतलब क्या समझते हो आप? एक सेकंड जो है ना उसका भी 100वां हिस्सा भी अगर लोगे ना तो वो भी तो टाइम है। किसी भी काम को करने का, अक्सर खेलने का या टीवी देखने का या बातें करने का टाइम नहीं है क्या? आप मतलब जितने भी दिन आपके एग्जाम्स में बचे हैं उसमें एक सेकंड या एक मिनट भी किसी से बात नहीं करते हो क्या? हा? तो इसका मतलब है आप बात करना अलग चीज होती है, गप लड़ाना अलग चीज होती है। सर गप लड़ाने के लिए टाइम नहीं है, हाँ भाई गप लड़ाने के लिए तो टाइम नहीं हो सकता, चलो मान सकते हैं, लेकिन बात करने के क्या बिल्कुल मौन धारण कर लोगे आज से और एग्जाम तक? पॉसिबल नहीं है। बात तो करोगे ही, हाँ, लेकिन आप ये कह सकते हैं सर ज्यादा टाइम नहीं है या न के बराबर टाइम है, बहुत कम टाइम है, न्यून टाइम है, ये आप कह सकते हो, न्यूनतम की आप बात कर सकते हो। टाइम तो है लेकिन, तो ऐसी कंडीशन के लिए अब आप इसको नहीं शब्द जब बोल दोगे तब तो नो आ जाता है, जो कि एप्रोप्रिएट नहीं है। कहा जाता है भाषा को लेकर, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे हिंदी है, चाहे संस्कृत है, चाहे कोई दूसरी भाषा है, कहा जाता है भाषा अपने आप में ऐसा उत्कृष्ट एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको जनरली कहने में जल्दीबाजी में कह दिया जाता है। मैं उसको बोल रहा हूं कि पूरे वर्ल्ड में कोई भी सही ना तो लिख सकता है ना बोल सकता है, कोई भी बोल दिया जाता है ऐसे। क्या आपको कंफर्म है पूरी दुनिया में इतने लोग हैं, क्या उनमें से इवन सिंगल कैंडिडेट भी ऐसा नहीं मिलेगा जो उसको सही बोल सके या लिख सके? तो ये तो आप फिर ऐसा सोच रहे हैं कि आपने पूरी दुनिया के सभी लोगों को क्या कर लिया, चेक करके देख लिया है, सबसे पूछ के देख लिया है, डिस्कशन करके देख लिया, किसी को शुद्ध भाषा जो है वो नहीं आती। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। आपने इतने लोग जो हैं उनको 700 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, 7 अरब से ज्यादा लोग हैं, उनको सबको आपने बात करके देख ली सबसे? आपने पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि बी पॉइंट कहता है कि जब भी इंडेफिनिट सिचुएशन आती है, कौन सी सिचुएशन हो भैया? इंडेफिनिट सिचुएशन हो कि भैया हमें पता नहीं है लेकिन ऐसा लगता है कि चूंकि ये कंसेप्ट ऐसा है इसलिए इसको ज्यादा लोग तो फॉलो नहीं करते होंगे, कोई करते होंगे तो कोई मतलब थोड़े बहुत कोई कर लो, वरना होता तो नहीं है ऐसा। जब भी आप ये एक्टिविटी करो, इस तरीके से आप भाषा का प्रयोग करो, कर यार होता तो नहीं है ऐसा, हमको लगता तो नहीं है कोई ऐसा कर ले, अगर कोई मतलब कर ले कोई इक्का दुक्का, जब बोलते हैं ना आप इक्का दुक्का कोई कर ले तो अलग बात है, नहीं वैसे होता तो नहीं है। तो ये इक्का दुक्का बोलना ये लिटिल और फ्यू को ही रिप्रेजेंट करता है। तो यानी इंडेफिनिट सिचुएशन, आप ये भाषा कब बोलते हैं कि यार वैसे होता तो नहीं पर हो सकता है कोई इक्का दुक्का ऐसा कर ले, तो वो इक्का दुक्का आपके लिए नोन नहीं है। इसका मतलब वो कैसा है? अननोन है, जो हमने आर्टिकल में भी पढ़ा था कि जो अननोन होता है वो इंडेफिनिट होता है। इंडेफिनिट सिचुएशन में भी हम फ्यू और लिटिल का प्रयोग करते हैं जब नंबर और क्वांटिटी रिप्रेजेंट करनी हो तब। क्लियर निकला कंसेप्ट? अब इसको समझो, मैं कुछ आपके सामने वाक्य लिख रहा हूं, इन वाक्यों को समझना तब जाके आपको ये चीज समझ में आएगी। जैसे आप कहेंगे आई हैव टाइम टू वॉच टीवी एज माई एग्जाम इज नियर। एक सेंटेंस है ये, एक सेंटेंस है द पुअर हैव मनी टू वेस्ट। एक सेंटेंस है द पुअर हैव रुपीज टू वेस्ट। एक है people in the world can write a language correctly। ये जैसे कि सेंटेंस मान लीजिए आपको दिए गए, इन सेंटेंसेज की यदि हम बात करें कि इन सेंटेंसेज को कंप्लीट करो आप, और इन सेंटेंसेज में कौन सा आप डिटर्मिनर फिल करेंगे। तो पहला सेंटेंस है आई हैव ब्लैंक टाइम टू वॉच टीवी एज माई एग्जाम इज नियर।
मेरी एग्जाम जो है वो नजदीक आ चुकी है, इसलिए टीवी देखने का टाइम मेरे पास नहीं है, या न के बराबर बोलोगे आप। जीरो नहीं यूज कर सकते आप ऐसी परिस्थिति में। जीरो यूज करने का तो मतलब है आप डेफिनेट हो गए हो कि अब से लेके और एग्जाम तक आप बिल्कुल टीवी नहीं देखोगे। इवन आप गेस्ट रूम से होकर निकल रहे हैं, वहां टीवी यदि मान लीजिए कोई देख रहा है कोई कैंडिडेट, तो आप आंख बंद करके या मुंह दूसरी तरफ मोड़ के चले जाओगे, लेकिन टीवी की तरफ नहीं देखोगे। क्योंकि टीवी की तरफ देख लिया तब तो फ्यू और लिटिल का कांसेप्ट गलत हो जाएगा, आपको तो नो का प्रयोग करना है। तो ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं होता। और जब पॉसिबल नहीं होता, कुछ चीजें हमारे वश में नहीं होती, कुछ चीजों के लिए हम डेफिनेट नहीं होते, डेफिनेटली नहीं कह सकते, तो वहां पर हम यूज करते हैं किसका? फ्यू और लिटिल का। टाइम चूंकि अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके साथ हम यूज कर लेंगे किसका? लिटिल का प्रयोग कर लेंगे, और यहां सेंटेंस में आ जाएगा लिटिल। क्लियर? अगला वाक्य देखिए, द पुअर हैव मनी टू वेस्ट। वही कंडीशन आ गई, वेस्ट करने के लिए धन। हमें पता है गरीब के पास ऑलरेडी बहुत कम होता है धन, तो उसमें से भी वेस्ट करने के लिए कुछ नहीं होता। लेकिन ये कुछ नहीं बोल देना बिल्कुल गलत होता है। कुछ नहीं तो तब बोलते हैं जब हमें निश्चितता होती है कि हाँ, दुनिया में जितने भी गरीब हैं वो कोई भी पैसा या कोई भी रुपया जो है, एक पैसा भी जो है वो वेस्ट नहीं होने देते। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर किसी गरीब से, किसी व्यक्ति विशेष से अगर एक पैसा भी अगर वेस्ट हो गया तो जीरो तो नहीं रहा ना। और माय डियर, जब तक जीरो नहीं आएगा तब तक नो का प्रयोग या नहीं का या ना शब्द का प्रयोग हम नहीं कर सकते। जीरो से ऊपर बढ़ते ही सबसे पहले हमें फ्यू और लिटिल ही मिलते हैं, यानी उसके पास ऑलरेडी इतने कम पैसे होते हैं कि वेस्ट करने के लिए और भी बिल्कुल न्यूनतम पैसे होते हैं, जिसको हम नहीं तक ही पहुंचा दें तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। तो उस कंडीशन के लिए चूंकि मनी भी अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे? यहां भी लिटिल का प्रयोग। बिल्कुल सेंटेंस जो नेक्स्ट है वो सेम है, लेकिन वहां शब्द आया है रुपीज, और रुपीज चूंकि काउंटेबल नाउन है और ये प्लूरल है, इसलिए यहां हम यूज कर लेंगे किसका? फ्यू का प्रयोग कर लेंगे। अब अगला सेंटेंस कह रहा है, पीपल इन द वर्ल्ड कैन राइट अ लैंग्वेज करेक्टली। दुनिया में जो लोग हैं वो किसी भाषा को सही ढंग से, बिल्कुल एप्रोप्रिएट तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे लोग नहीं हैं। जनरली हम ऐसा बोल देते हैं, लेकिन मैंने क्या बताया, पूरी दुनिया की गारंटी नहीं ले सकते हम। दुनिया की तो छोड़ो, हम अपने गांव की या कह सकते हैं आसपास के तहसील की या डिस्ट्रिक्ट की ही जिम्मेदारी नहीं ले सकते। डिस्ट्रिक्ट में इतने लोग हैं, सबसे हम वार्तालाप थोड़ी ना कराएं कि हमें पता है कि इसमें से कोई भी शुद्ध नहीं बोल सकता। तो ऐसी सिचुएशन में जब भी इंडेफिनिट आती है कंडीशन, तो हम वहां पर यूज करते हैं फ्यू और लिटिल का। चूंकि पीपल शब्द जो है वो काउंटेबल नाउन है और प्लूरल नाउन है, इसलिए हमें यहां यूज करना पड़ेगा क्या? फ्यू का प्रयोग करना पड़ेगा। यह आपको विशेष ध्यान रखना है। दैट इज कॉल्ड सेकंड पॉइंट बी, रिलेटेड टू फ्यू एंड लिटिल। ये फ्यू और लिटिल से संबंधित पॉइंट बी है जो आपको ध्यान रखना है। इन सेंटेंसेज को एक बार और आप भले ही चाहें तो पढ़ सकते हैं, और पढ़ के और इनको इजीली आप क्या कर सकते हैं? समझने का प्रयास कर सकते हैं, जिससे कि आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाए। फिर मैं आपको बताऊंगा इसका पॉइंट सी। समझिए, चलें पॉइंट सी पर। तो पॉइंट सी देखिए क्या कहता है। पॉइंट सी कहता है कि अगर मान लो, और बहुत बहुत बेहतरीन पॉइंट्स में से है ये, पॉइंट सी कहता है कि अगर मान लीजिए आपको किसी वाक्य में दो अन्य सेंटेंस जोड़कर दिए गए हैं, यानी क्लॉज बनाकर दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया गया है, तो हमें पता है फ्यू और लिटिल अपने आप में कैसे हैं? नेगेटिव हैं। तो अगर मान लीजिए दो वाक्य जोड़े जा रहे हो और उसमें से जो दूसरा वाक्य है वो नेगेटिव सेंस के साथ ही आ रहा हो, किस सेंस के साथ आ रहा हो? नेगेटिव सेंस के साथ। तो कंजंक्शन को देख करके कंजंक्शन किस कैटेगरी का है? कॉन्ट्राडिक्टरी कंडीशन का है या कॉपलेटिव कंडीशन का है? यानी जोड़ने वाला है, समान कंसेप्ट फॉलो करने वाला है, या अपोजिट कंडीशन फॉलो करने वाला है? उसके अकॉर्डिंग आपको भी अच्छे तरीके से पता है, जैसी सिचुएशन एक तरफ होती है, जैसी कंडीशन एक तरफ होती है, जैसी सेंस एक तरफ होती है, वैसी ही सेंस हमें रखनी पड़ती है दूसरी तरफ। तो उस दूसरी तरफ हम सेंस को कैसे रखें, उसका कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है कि तीसरा कंसेप्ट जो आता है इसको हम लिख कर देख सकते हैं किसमें? डबल सेंटेंसेज में। कितने सेंटेंस भैया? डबल सेंटेंस, यानी दो सेंटेंस जो हैं उनको आप मिलाएं और उनमें से एक सेंटेंस नेगेटिव सेंस का हो, तो दूसरे सेंटेंस में भी नेगेटिव सेंस रखने के लिए हम फ्यू और लिटिल का प्रयोग कर सकते हैं, अगर सेंटेंस परमिशन देगा तो। इसमें आपके और भी नेगेटिव वर्ड आ सकते हैं, वो सेंटेंस पे डिपेंड करेगा। मैं सभी प्रकार के सेंटेंस लिख देता हूं आपके सामने। मान लीजिए एक सेंटेंस मैंने लिखा
कि आई हैव इन माई किचन so I cannot prepare tea with it for you। एक सेंटेंस तो है ये, एक सेंटेंस है आई हैव रुपीज इन माई पॉकेट बट ने लिख के पहले हम इसे सो से कंप्लीट कर लेते हैं, बट को इसके बाद में करेंगे। सो आई कैन नॉट गिव यू एनी ऑफ दीज। अगला आया आई हैव रुपीज इन माई पॉकेट सो आई कैन नॉट गिव यू एनी। अगला है आई हैव रुपीज इन माई पॉकेट बट I cannot give you any of these। ये आपके कुछ सेंटेंसेज हैं और इन सेंटेंसेज को जब आप पढ़ते हैं तो आपको अपने आप रियलाइज हो जाता है कि हमें वास्तव में कैसे वहां पर डिटर्मिनर वगैरह जो हैं वो फिल करने हैं। एक बार आप समझिएगा, हर सेंटेंस में एक एक शब्द की ही डिफरेंस मतलब डिफरेंस जो निकलेगी आपकी, या दोनों में जो अंतर निकलेगा वो एक एक शब्द का ही अंतर निकलेगा, और उस एक शब्द के अंतर से ही आप क्या करेंगे कि शब्दों में इनमें अलग अलग तरीके से सेंटेंसेज में डिटर्मिनर का प्रयोग करेंगे, अलग अलग शब्दों का प्रयोग होगा, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे पहला सेंटेंस है आई हैव मिल्क इन माई किचन सो आई कैन नॉट। एक चीज तो हमें ये मिल गई, कैन नॉट। कैन नॉट मतलब नेगेटिव है, तो उधर नेगेटिव रहेगा कि नहीं रहेगा, तो कंजंक्शन से पूछो, कंजंक्शन कौन है, सो। और आप अच्छे प्रकार से जानते हैं कि सो ऐसा कंजंक्शन है जो अपने दोनों तरफ एक जैसी सिचुएशन लेता है, नहीं एक तरफ नेगेटिव तो दूसरी तरफ भी क्या लेता है, नेगेटिव। ये चीज तो हमारी क्लियर हुई कि इधर अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब इधर भी नेगेटिव रहेगा, लेकिन नेगेटिव में तो फ्यूअर लिटिली थोड़ी आते हैं, हमारे पास तो नो भी है, नीदर भी है, नन भी है, बहुत से शब्द हैं नेगेटिव में। तो कैसे पता लगाएं कि इस सेंटेंस विशेष में हम कौन सा शब्द विशेष लगाएं, तो हमें पता लगा कि विद इट, यहां उसने दिया है कि प्रिपेयर टी विद इट। ये इट क्या है, ये इट किसके लिए आया है, आपको ध्यान देना है। ये इट जो है वो आया है किसके लिए, मिल्क के लिए आया है, विद इट, क्योंकि चाय बनाएंगे इससे, किससे, दूध से। तो इसका मतलब है विद इट। अब इट का मतलब वहां पर रखा होगा ना दूध, तो इसका मतलब है दूध तो है लेकिन वो चाय बनाने में असमर्थ है। क्यों असमर्थ है, क्योंकि वो दूध पर्याप्त नहीं है, वो इतना कम है कि उससे चाय नहीं बनाई जा सकती, एब्सेंस नहीं है वह दूध की, या कह सकते हैं कि अनअवेलेबल नहीं है वो वहां पर दूध, अवेलेबल तो है लेकिन इतना नहीं कि जिससे काम चलाया जा सके। और मैंने आपसे यही कहा था कि जीरो होना, जीरो से इतना ऊपर होना कि दिखने में तो दिख जाए लेकिन काम नहीं चलाया जा सके, उसके लिए फ्यूअर लिटिल आता है माय डियर। और यही कंडीशन हमारी यहां पैदा हो रही है। और मिल्क चूंकि अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए हम यूज करेंगे यहां किसका, लिटिल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, लिटिल का यूज करेंगे। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, क्लियर। अगला कंसेप्ट देखिए, आई हैव ब्लैंक रुपीज इन माई पॉकेट सो आई कैन नॉट गिव यू एनी ऑफ दीज। वही कंसेप्ट आ गया, एनी ऑफ दीज, यानी रुपए तो हैं लेकिन फिर भी वो सो का प्रयोग करते हुए नेगेटिव सेंस यूज कर रहा है, यानी मेरे पास रुपए तो हैं
लेकिन मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगा इनमें से कोई भी, क्योंकि मेरे पास खुद के पास ही कम है, बहुत कम है। तो उन कम में से जब तुम्हें दे दूंगा तो फिर मेरे पास क्या बचेगा। जब हम ये कहते हैं तो इसका मतलब है सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहां रुपीज जो है वो काउंटेबल नाउन है, प्लूरल नाउन है, इसलिए किसका यूज करेंगे हम, फ्यू का प्रयोग करेंगे। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। क्लियर। अगला कंसेप्ट है आपका आई हैव। अब इस सेंटेंस को विशेष ध्यान से समझना आप। देखिए इस सेंटेंस में और इसमें क्या अंतर है, कुछ भी अंतर नहीं निकलेगा, सिर्फ एक शब्द का अंतर निकलेगा। आई हैव ब्लैंक रुपीज इन माई पॉकेट, सो आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है, और इसमें रुपीज है तो रुपीज भी आ रहा है। लेकिन अगर आप लास्ट में देखोगे तो इसने वाक्य खत्म कर रखा है सिर्फ किस पर, एनी पर, यानी बाद में ऑफ दीज नहीं लगा रखा है। तो ऑफ दीज का होने का मतलब तो है कि वहां वो वस्तु है, लेकिन सिर्फ एनी पर छोड़ देना इसका मतलब वो वस्तु ही वहां नहीं है, अनअवेलेबल है। इसलिए हम यहां अनअवेलेबल होने की वजह से यहां नेगेटिव सेंस में कौन सा शब्द, फ्यू और लिटिल तो लगा नहीं सकते, क्योंकि फ्यू और लिटिल होना तो मतलब अवेलेबल है। तो यहां अवेलेबल है नहीं, सिर्फ एनी पर उसने काम किया है। तो यहां आप क्या लिखेंगे, नो का प्रयोग करके आएंगे और नो को लिख कर आएंगे। यानी मेरे पास भैया रुपए है ही नहीं, ये देख लो जेब खाली पड़ी है, मैं तुम्हें कहां से दे दूं। तो मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगा कुछ भी। क्यों नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास ही नहीं है, कुछ भी नहीं दे पाऊंगा भाई। मैं तो खुद ही खाली बैठा हूं, मैं तो खुद ही सोच रहा हूं कि कोई मुझे दे दे। ऐसा समझ लेते हैं ना, ऐसा बोलते हैं जनरली हम अपनी लाइफ में, तो वो सिचुएशन नो की होती है। अगला सेंटेंस देखिए, लेकिन सेम सेंटेंस है, ऊपर वाले इस सेंटेंस की तरह, ये सेंटेंस है इसकी तरह। इसको देखो और इसको देखो, बिल्कुल सेम निकलेगा, सिर्फ एक शब्द का अंतर आएगा। जैसे कि आई हैव आया, आई हैव आ गया, ब्लैंक आ गया, रुपीज इन माई पॉकेट, रुपीज इन माई पॉकेट, लेकिन यहां आया शब्द सो और यहां आया शब्द आपका बट। और बट शब्द आया तो बट आपको अच्छे प्रकार से पता है कैसा शब्द है। बट एक ऐसा शब्द है जो सेंस रखता है कैसी, नेगेटिव, खुद अपने आप में अपोजिट यानी कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन बताता है। कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन बताने का मतलब है खुद ही नेगेटिव को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, नेगेटिव को फॉलो करता है। तो बट खुद जब नेगेटिव आ गया तो देखो, एक तो बट नेगेटिव आ गया इधर, और इधर आ गया कैन नॉट नेगेटिव। क्या आ गया, कैन नॉट नेगेटिव आ गया। तो दो नेगेटिव वर्ड मिलकर सेंस कैसी बना रहे हैं, पॉजिटिव बना रहे हैं। तो वैसे हम ये कह सकते हैं कि तो दो पॉजिटिव बना रहे हैं तो इधर पॉजिटिव वर्ड आएगा। लेकिन इसको भी चलो एक पल के लिए भुला देते हैं हम तो ये देख लेते हैं कि बट हमेशा अपने साथ कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन लेता है, यानी एक तरफ अफर्मेटिव तो दूसरी तरफ नेगेटिव, एक तरफ नेगेटिव तो दूसरी तरफ अफर्मेटिव। तो यहां पर नेगेटिव अगर है तो उधर कैसी रहेगी, अफर्मेटिव रहेगी। कैसी रहेगी, अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव रहेगी। अब पॉजिटिव में क्या आप यहां यूज करेंगे, तो रुपीज शब्द आया है, और रुपीज शब्द आने पर तो यहां इस सेंटेंस में आपको पता लग रहा है क्या कि एक समान कैटेगरी की बात कर रहे हैं, डिफरेंट कैटेगरीज की बात कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स की बात कर रहे हैं, जरूरत के इससे ज्यादा है या जरूरत के बराबर है, ऐसा कुछ भी रिप्रेजेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेज में मैंने आपको बताया था किसका प्रयोग करते हैं, मच या मैनी का प्रयोग करते हैं। लेकिन सेंटेंस यहां से लेकर और यहां तक चूंकि अफर्मेटिव है, और अफर्मेटिव सेंटेंसेज में मच और मैनी का प्रयोग नहीं होता, केवल वर्ब से पहले आने पर होता है। लेकिन यहां हम लगाना चाह रहे हैं वर्ब के बाद। तो वर्ब के बाद जब लगाना चाह रहे हैं तो कंडीशन क्या होगी, इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि यहां हम यूज करेंगे, मैंने आपको बताया था कि मच और मैनी का सब्स्टिट्यूट जो है वो क्या है, अ लॉट ऑफ है। तो यानी इस सेंटेंस में हम यूज करेंगे किसका, अ लॉट ऑफ का प्रयोग करेंगे। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। क्लियर कॉन्सेप्ट। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि किस तरीके से आप इसका प्रयोग करेंगे। ये है आपके फ्यू और लिटिल का कंसेप्ट। किसका, फ्यू और लिटिल का कंसेप्ट है दोस्तों, ठीक है। और मैं जहां तक समझता हूं इससे पहले जो हमने एग्जांपल्स किए थे उनको और इनको आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे, और इनको समझकर आप बेहतर तरीके से इनको अप्लाई कर पाएंगे। और इसके आगे अब हम डिस्कस करेंगे अ फ्यू और अ लिटिल। लेकिन इसे एक बार रिवाइज कीजिए, अगले वीडियो में, अगली क्लास में मैं आपको बताता हूं अ फ्यू, अ लिटिल, द फ्यू और द लिटिल का कंसेप्ट। और उसके बाद में जो और कोई आपके छोटी मोटी चीज बची हुई है उन्हें बताकर फिर हमारा डिटरमिनर टॉपिक कंप्लीट होगा। ओके, मिलता हूं अगले वीडियो में आपसे। थैंक यू।